हेलो नमस्ते। मेरा नाम प्रशांत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे आने के लिए। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रिटिश सेटलमेंट एट कलकत्ता। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कलकत्ता में, जैसे ये देख लो, कलकत्ता का मैप है अभी का। कलकत्ता में कैसे ब्रिटिश आए। एक बार मैं ना आपको मैप दिखाता हूँ उस टाइम के कलकत्ता का। उस टाइम ना ये 3 गांव हुआ करता था, सतनटी, कालीकत्ता, गोविंदपुर। ये गांव में आके ब्रिटिश कैसे बसे, इस गांव में आके ब्रिटिश कैसे बसे, ये प्रोसेस को ही कहते हैं हम लोग सेटलमेंट। तो कहीं पे जाके किसी का बसना, दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट। आप कोई प्लेस पे, मान लो ये एक प्लेस है, यहाँ पे कोई रह रहा है, कुछ लोग रह रहे हैं, आप यहाँ पे आके बस जाते हो। तो ये जो आके आपने बसा ना, ये जो बसने का प्रोसेस है यहाँ पे, इसी को बोलते हैं हम लोग सेटलमेंट। तो ब्रिटिश कैसे कलकत्ता में आके बसे, ये पूरा प्रोसेस अपने को यहाँ पे पढ़ना है। कैसे यहाँ ब्रिटिश आके बसे, इसको पूरा डिटेल्ड में यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो हम लोग का लीगल हिस्ट्री का सबसे लास्ट वाला सेटलमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग। लीगल हिस्ट्री में अर्ली सेटलमेंट में आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश सेटलमेंट एट कलकत्ता। चलो देखो, इस पूरे लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ब्रिटिश का सेटलमेंट जो कलकत्ता में था उसका स्टोरी पढ़ेंगे, पहला पार्ट ये। दूसरे पार्ट में थोड़ा सा ये देखेंगे कि जब ब्रिटिश, जैसे मान लो ये कलकत्ता में जाके बस गए, जब कोई इंसान बसता है वहाँ पे, तो वहाँ पे फिर शासन भी तो चलाएगा ये लोग, ब्रिटिश लोग। तो किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे, किस तरह से प्रशासन शासन चला रहे थे, ये वो देखेंगे हम लोग दूसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में देखो, जब यहाँ पे लोग रहने लगे होंगे तो कुछ ना कुछ क्राइम भी हो रहा होगा। क्राइम होगा तो वहाँ पे लोगों को जस्टिस मिलेगा, और जस्टिस कैसे दिया जाएगा, उसके लिए जस्टिस के लिए कोर्ट चाहिए, है ना। तो अपन देखेंगे जस्टिस कैसे मिलता था लोगों को, तो उसके लिए कोर्ट को पढ़ना पड़ेगा। कोर्ट का क्या सिस्टम था, मीन्स जुडिशियल सिस्टम क्या था। और हम लोग पढ़ रहे हैं लीगल हिस्ट्री, तो हमारा फोकस रहेगा लॉ एंड जस्टिस पे। देखेंगे जब ब्रिटिश का सेटलमेंट हुआ कलकत्ता में, जब ब्रिटिश अपना सेटलमेंट स्टैब्लिश किया यहाँ पे, तो उसके बाद लॉ एंड जस्टिस सिस्टम कैसा था उस पर अपन फोकस करेंगे। क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं भाई, लीगल हिस्ट्री। और लीगल हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जुडिशियल सिस्टम और लीगल सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ। अरे हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम लोग, पास्ट के बारे में। पास्ट में यदि कोई घटना घटी है तो उसके बारे में पढ़ते हैं। और लीगल मीन्स, हिस्ट्री में लीगल क्या, तो कोर्ट का सिस्टम कैसा था, ये पूरा हिस्ट्री में देखेंगे। आज मान लो 2024 है, तो हिस्ट्री में क्या, ये जो बीत गया कल है, इसी पे पढ़ते हैं ना हम लोग। ये तो बीता हुआ पास्ट में कोर्ट सिस्टम कैसा था उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में। आई होप ये क्लियर होगा। काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है लीगल हिस्ट्री में पढ़ते क्या है सर। तो लीगल हिस्ट्री में भाई जो बीत गया है उसमें लीगल सिस्टम कैसा था उसके बारे में पढ़ते हैं। लीगल सिस्टम मीन्स कोर्ट, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम कैसा था ये। तो ब्रिटिश का सेटलमेंट कलकत्ता में होने के बाद यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम कैसा था वो देखेंगे अपन। आई होप ये बेसिक कुछ क्लियर रहा होगा आपको। हम लोग पढ़ने वाले क्या है दिमाग में क्लियर है। इस तरह से पढ़ोगे तो आपको हेल्प मिलेगा कि भाई इस चैप्टर को 3 पार्ट में पढ़ना है अपने को। एक तो सबसे पहले ब्रिटिश आके बसे कैसे, इसकी कहानी पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते। उससे पहले एक छोटा सा ये आपके सामने टाइमलाइन है, आप इसको देखो तो बहुत हेल्प मिलेगा आपको लीगल हिस्ट्री को समझने में। जो अर्ली सेटलमेंट्स आपका टॉपिक है, अर्ली सेटलमेंट एट सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, ये समझने में हेल्प मिलेगा इस टाइमलाइन से। देखो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होता है, ये आप लोगों को पता है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पहला सेटलमेंट सबसे पहले जाके कहाँ बसती है, 1613 में सूरत में। उसके बाद 1639 में जाके ये मद्रास में बस जाते हैं, ये लोग मद्रास में सेटलमेंट इस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद 1669 में बॉम्बे में, और फाइनली 1690 में आप देखोगे कलकत्ता में अपना इस्टेब्लिश करेंगे ये लोग सेटलमेंट। तो आप देखोगे जब यहाँ पे हर एक जगह ये लोग सेटलमेंट इस्टेब्लिश कर रहे थे, जैसे यहाँ पे सेटलमेंट इस्टेब्लिश किया तो यहाँ का भी लॉ एंड जस्टिस कोर्ट सिस्टम डिफरेंट था, आपने पढ़ा है। मद्रास का डिफरेंट था। फिर आपने बॉम्बे में पढ़ा, यहाँ का भी कोर्ट सिस्टम डिफरेंट है। बहुत सारा 3 आपको याद होगा यदि, तो 3 पार्ट में हम लोग पढ़े थे, 3 फेज में डेवलपमेंट हुआ था। सेम उसी तरह से कलकत्ता में भी आप देखोगे कोर्ट का सिस्टम यहाँ भी डिफरेंट है। तो हर एक पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है।
हर एक जगह पे थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे ब्रिटिश जाके सेटलमेंट अपना जमाए और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जस्टिस होता था। लेकिन 1726 में चार्टर ऑफ 1726 आने के बाद जब ये चार्टर आया, इससे क्या करा गया, हर एक जगह पे, बॉम्बे में, मद्रास में, सूरत पे, कलकत्ता में एक तरह का कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, दैट इज मेयर कोर्ट। हर एक प्रेसिडेंसी टाउन में, कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में 1726 का जब चैप्टर पढ़ोगे इस वीडियो के बाद आप देखना सब जगह पे क्या चीज़ का एस्टैब्लिशमेंट होता है, मेयर कोर्ट्स का। मद्रास में वैसे पहले ही हो गया था, थोड़ा सा पहले हो गया था, बट लेकिन 1726 के बाद अब से जो भी डेवलपमेंट होगा कोर्ट सिस्टम में सब जगह पे सेम तरीके का होगा। अभी लेकिन डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम में ये लोग जाते हैं और अभी तक एक हो नहीं पा रहा था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इस टाइमलाइन से आपको चीज़ें समझ में आएगी, क्लियरिटी मिलेगा। अब चलते हैं हम लोग सेटलमेंट के स्टोरी पे। बहुत सारे लोग मेरे एक्चुअली बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी वीडियो देखते हैं क्योंकि लीगल हिस्ट्री है ये, और ये सब तो आज़ादी के बाद ना पाकिस्तान और बांग्लादेश बना है, पहले तो इंडिया ही था। खैर, तो लीगल हिस्ट्री बांग्लादेश और इंडिया का सेम होता है। तो बहुत सारे लोग बांग्लादेश और इंडिया से भी वीडियोस देखते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कलकत्ता कहाँ है। तो चलो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कलकत्ता है कहाँ। ये देखो, अभी आप यदि देखना चाहते हो तो कलकत्ता, अभी आप इंडिया का मैप जब देखोगे ये वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में आपको एकदम बे ऑफ बंगाल के पास दिखेगा इस तरह का ये हमारा कोलकाता, अब नाम हो गया है कोलकाता। कलकत्ता का ज्योग्राफिकल लोकेशन आपने देख लिया, इंडिया के ईस्ट वाले रीजन में कोलकाता पड़ता है। अच्छा, अभी जो हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं कहाँ कहाँ का, एक तो बॉम्बे यहाँ है, सूरत यहाँ है, मद्रास यहाँ है और कोलकाता यहाँ है। फिर देखना आप धीरे धीरे ब्रिटिश यहाँ से ये पूरा एरिया कैप्चर कर लेगा, यहाँ से ये पूरा एरिया कैप्चर करेगा और इधर से ये पूरा इधर कैप्चर करेगा और ऐसे करके पूरा भारत को ब्रिटिश कैप्चर कर लेगा बाय द टाइम। देख रहे हो कैसे धीरे धीरे ये चीज़ें ये लोग कर रहे हैं। खैर, अपन चलते हैं बैक टू स्टोरी। तो ये कहानी है 1690 की। आप देखो ये 3 गांव था, सतनती, कालीकत्ता और गोविंदपुर। ये 3 गांव से आज का कोलकाता देखो, ये आप देख रहे हो, ये हुगली रिवर है, ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हो ये हुगली रिवर। आज देखो कोलकाता कितना बड़ा हो गया है। तो यहाँ से यहाँ तक के सफ़र में ब्रिटिश का बहुत बड़ा रोल है, तो उसको हम लोग देखेंगे। रोल क्या, अपने फ़ायदा के लिए उन्होंने जो भी किया है। देखो किस तरह से 1690 में ये 3 गांव हुआ करता था, कैसे कैसे फिर किस तरह से डेवलपमेंट हुआ 1756 में, फिर 1785 में, फिर 1921 में। तो आपके पास जब ये PDF जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। और देखो, जो बंगाल से हो, बिहार से, उड़ीसा हो, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा यदि आप कोलकाता गए होंगे तो। उसके बाद ये कुछ मैप है, आप यहाँ पे डेवलपमेंट देख सकते हो, कोलकाता किस तरह से डेवलप हुआ। ये पिक्चर्स देखने के बाद ना आपको थोड़ा सा आइडिया लगता है। और 1-2 मिनट लगा, ज़्यादा तो लगा नहीं, 1 मिनट लगा। चलो, ब्रिटिश के आने से पहले यहाँ क्या सीन था, 14 to 16 सेंचुरी। आप देखोगे कोलकाता, आज का कोलकाता, पहले कलकत्ता बंगाल सल्तनत के अंडर था। यहाँ पे आपको ध्यान में होगा बेसिकली मुगल एम्पायर के अंदर ही था ये लोग। इसमें नवाब का रूल था, ये आप सबको पता है, उस पर नहीं जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है 1690 से कैसे। और ये मैप भी देख सकते हो कि अभी यहाँ पे जो यूरोपियंस है कहाँ कहाँ रह रहे हैं। पहले ब्रिटिश देख लेते हैं। ब्रिटिश को कोलकाता, यहाँ पे मद्रास और यहाँ बॉम्बे और थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे सूरत। यहाँ पे अभी ब्रिटिश है और यूरोपियन सब भी हैं, वो अभी हमारे टॉपिक में नहीं है तो अब इस पर हम लोग नहीं जाएंगे। चलो, ये पर्सन को देख रहे हो, इनका नाम है जॉब चरनॉक। ठीक है, ये कंपनी के एजेंट थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के ही एक मेंबर थे। ये होता है, ये आते हैं कोलकाता, ये गांव आते हैं सतनती, ये जो आप देख रहे हो ना, इस गांव पे ये लैंड करते हैं। इनके साथ 30 और भी सोल्जर्स होते हैं, उनके साथ ये आते हैं। और ऑन 24 अगस्त 1690 को और यहाँ पे ये इस्टेब्लिश करते हैं ट्रेडिंग पोस्ट कलकत्ता में, और इनको फाउंडर ऑफ कोलकाता भी बोला जाता है। और ये 2 साल यहाँ पर रहने के बाद इनका 1692 में डेथ भी हो जाता है।
तो अब एक सवाल है कि ये सतनती को क्यों सेलेक्ट किए जॉब चेडनॉक, या फिर जो ब्रिटिश लोग, ये जो आप विलेज देख रहे हो सतनती, इसको सिलेक्ट करने के पीछे क्या रीज़न था। यदि आप इस मैप को देखोगे तो देखो इस साइड आपको हुगली रिवर दिख रहा है, मीन्स गंगा आपको यहाँ पे दिख रहा है, गंगा के ईस्ट में है ये, गंगा रिवर के ईस्ट बैंक पे है ये सतनदी गांव। ऊपर देखो तो आपको एक और यहाँ पे छोटा सा कैनाल दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं सर्कुलर कैनाल। और नीचे आप देखोगे तो उस टाइम पे इसको बोलते थे आदि गंगा, अभी बोलते हैं इसको टॉली नाला। यदि आप कोई कोलकाता गए होगे तो वहाँ पे एक टॉलीगंज करके एरिया है, टॉलीगंज एरिया, महानायक उत्तम कुमार एरिया बोलते हैं उसको। ये वाला काली घाट, तो आप यदि कोलकाता का तो सुने ही होगे, काली घाट बहुत फेमस टेम्पल है काली जी का यहाँ पे। तो इधर से देखो ये, और इधर से ये सर्कुलर नाला, इधर से गंगा, और ये जो एरिया आप देख रहे हो मार्स लैंड, ये वेट लैंड है। अभी भी कोई जाओगे सॉल्ट लेक की तरफ, यदि कोलकाता में आप रहते हो तो इधर में अभी भी बहुत सारा लेक है। उस टाइम पे भी यहाँ पे बहुत सारा लेक हुआ करता था, वेट लैंड था, मतलब दलदल वाला एरिया था। तो इधर से तो नेचुरली प्रोटेक्शन था। सिक्योरिटी रीजन की वजह से सतनती को ब्रिटिश सेलेक्ट किए थे। देखो ऊपर यहाँ पे सर्कुलर नाला से इनको प्रोटेक्शन मिल रहा है नॉर्थ में, साउथ में टॉली नाला जो कि उस टाइम पे आदि गंगा कहलाता था क्योंकि गंगा से निकलता है ये, और इधर वेटलैंड। दैट्स वाई इस एरिया को ये लोग प्रीफर किए सिक्योरिटी रीजन की वजह से। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं इसको क्लीन कर देता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, आपको तो दिख ही रहा है ये वाइट वाइट बीच में जितना एरिया है ना, यही कोलकाता जाके फिर बाद में धीरे धीरे, आज तो आपको बहुत कम एरिया दिखेगा यहाँ पे लेक वाला, क्योंकि सब जगह भर भर के लोग, बहुत सारा घर और डेवलपमेंट हो गया है बेसिकली। खैर, तो सतनती को क्यों सेलेक्ट करा गया प्राइमरी रेसिडेंशियल प्लेस के लिए जॉब चेडनॉक के द्वारा, आपको समझ में आया। और ये तीनों गांव को ही क्यों चूज की ये लोग यहाँ पे ट्रेडिंग पोस्ट के लिए, ये भी समझ में आया, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से इस लोकेशन को ये लोग चूज किए। आई होप ये क्लियर होगा तीनों गांव का क्या इंपॉर्टेंस है, आपको ये समझ में आया होगा मैप देख के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? देखो, इस गांव को सेलेक्ट करने से पहले फिर ये लोग जाते हैं किसके पास, जो वहाँ पे लोकल लैंडलॉर्ड थे, उन लोगों से ये ज़मीन ले लेते हैं और यहाँ पे जाके खुद का ये लोग रेसिडेंशियल प्लेस सेटलमेंट करते हैं। आई होप यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया, ये पूरा पढ़ोगे आपको तो वही चीज़ यहाँ पे मिलेगा। अब आज के टाइम पे यदि आप, अच्छा देखो, 1690 में मुगल एम्पायर ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने का परमिशन दे देते हैं। देखो अब ये लोग यहाँ पे तो आ गए, ये एरिया में ये लोग तो आ गए, लेकिन यहाँ पे ट्रेड करने के लिए ये एरिया किसके अंदर है, मुगल के अंदर है। तो मुगल से तो परमिशन लेना पड़ेगा ना आपको ट्रेड करने के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल के पास जाती है और ट्रेड करने के लिए परमिशन लेती है, और 3000 एनुअली पेमेंट, हर एक साल ये लोग बोले कि 3000 रुपये इनको पेमेंट करना पड़ेगा मुगल एम्पायर को, और बदले में इनको क्या मिल जाता है, ट्रेड करने का। ट्रेड कीजिए, बदले में 3000 रुपये हर एक साल मुगल एम्पायर को आपको देना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर है आपका। यदि कोई समझना चाहते हो आज ये कहाँ दिखता है, ये तीनों गांव सतनती, कालीकत्ता और गोविंदपुर, तो आप देख सकते हो। मैं तो काफ़ी टाइम कोलकाता में रहा हूँ तो मुझे ये सारा एरिया का बहुत अच्छे से आइडिया है। तो खैर, ये जो एरिया देख रहे हो मेट्रो स्टेशन वाला एरिया है, कोई यदि मेट्रो अच्छा, कोलकाता में सबसे पहला मेट्रो भी आया था। तो ये जो एरिया आप देख रहे हो दमदम इधर स्टार्ट हो जाता है, ये बीच में पूरा एरिया, ये मैदान वाला एरिया है, देखो ये दिख रहा मैदान वाला एरिया है ये, और यहीं पे है फोर्ट विलियम, आगे देखेंगे हम लोग, ये देखो यहाँ पे मैप में आप। खैर, अभी इसमें नहीं चलते हम लोग, आज का आपको देखना है तो आप ये देख लेना किधर पड़ता है। जैसे सतनती, ये जो गांव था यहाँ पे आपने देखा था सतनती, श्याम बाजार के आसपास वाला जो एरिया है, श्याम बाजार, बैग बाजार इधर पे बोलते हैं ना, वो वाला एरिया है। उसके बाद कालीकत्ता, ये बीच वाला जो एरिया है, ये अभी आपने देखा होगा हावड़ा ब्रिज, सब यहाँ पे हावड़ा स्टेशन है, इस वाले एरिया को बोलते हैं। उसके बाद आप देखोगे यहाँ नीचे वाला जो ये वाला जो एरिया है गोविंदपुर वाला एरिया, आज यहाँ पे कालीघाट, टॉलीगंज, ये सब वाला एरिया पड़ता है, बेहाला। खैर, तो कोई कोलकाता से होगे देख रहे हो तो आपको पूरा समझ में ये चीज़ आ रहा होगा, बट फिर भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो डिटेल में। ये मैप देख लो तो बहुत कुछ क्लियर होगा आपका। ये रहा हावड़ा स्टेशन, ये है हावड़ा पुल, और ये वाला जो एरिया है ये फोर्ट विलियम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये अभी के लिए मिलिट्री वाला एरिया, यहाँ पे मिलिट्री रहती है
कभी कोई घूमने जा भी सकते हैं आप, म्यूजियम है आप वहाँ पे देख सकते हो। अब वैसे कोलकाता में विक्टोरिया है, आप वहाँ पे जाओगे तो ये सारा आपको जो दिख रहा है ना, प्लान सिटी ऑफ कलकत्ता, ये वहाँ पे मैप आपको बहुत सारा म्यूजियम में देखने को मिलेगा। खैर, तो सेटलमेंट कैसे हुआ, 3 गाँव को कैसे ये लोग लेते हैं यहाँ के लोकल लैंडलॉर्ड से, और परमिशन में 3,000 रुपया पर ईयर देना पड़ेगा ब्रिटिश को, और बदले में ये यहाँ पे ट्रेड करेंगे। जॉब चेरनॉक स्टैब्लिश किया कैसे, वो सब समझ में आ गया हम लोग को। सेटलमेंट कहानी खत्म। अब हम देखेंगे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा कोलकाता में, मतलब कलकत्ता में। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देखो, किसी एरिया से एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ना, कोई जगह तो बनाना पड़ेगा ना। तो ब्रिटिश लोग क्या स्टैब्लिश करते हैं, क्या बनाना स्टार्ट करते हैं, फोर्ट विलियम। ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये फोर्ट विलियम है, ये हुगली रिवर है यहाँ पे, ये फोर्ट विलियम वाला एरिया है। अब यहाँ ये स्टार्ट कर देते हैं 1696 में बनाना, ठीक है। ये जाके 72 में बन जाता है, वैसे सॉरी 72 नहीं 702 में, 8 साल में लगभग ये बन के तैयार हो जाता है। और यहाँ से ये लोग पूरा कलकत्ता पे रूल करेंगे, देखना आगे। फोर्ट विलियम बेसिकली एक फोर्ट था जो कि ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था, और उस टाइम पे जो किंग थे उनका नाम था विलियम, तो उन्हीं के नाम पे फोर्ट विलियम रख दिया गया। और ये बनना स्टार्ट हुआ 1696 में बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और जाके फाइनली ये टूट भी जाता है। तो बाद में रॉबर्ट क्लाइव इसको रीबिल्ड करते हैं 1758 में। तो आज जो आप देखोगे, कभी कोलकाता जाओगे, फोर्ट विलियम देखने जाओगे, तो वो 1758 में बना हुआ आपको दिखेगा। बट 1696 वाला वो टूट चुका है, उसके जगह पे दूसरा बना, जो कि कुछ आप पिक्चर्स देख सकते हो, है ना। ये सारे पिक्चर्स है, ये सब देखो, फोर्ट विलियम का पिक्चर है। आपको पता है आई लव हिस्टोरिकल पिक्चर्स। मैं लॉयर हूँ, फिर भी मैं हिस्ट्री इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे हिस्ट्री में बहुत दिलचस्पी है, बहुत अच्छा लगता है हिस्ट्री पढ़ना और पढ़ाना। मैं यदि कभी कोलकाता जाता हूँ तो विक्टोरिया मेमोरियल में घंटों घंटों बिता देता हूँ ये सब पिक्चर्स और हिस्टोरिकल चीज़ें देखते देखते। तो मुंबई जब मैं गया था तो वहाँ भी जितना पिक्चर मैंने आपको देखा वो सारा पिक्चर मैं वहीं पे देखा हूँ म्यूज़ियम में। खैर, तो चलते हैं अपन, देखते हैं बैक टू। आपने फोर्ट विलियम का पिक्चर देख लिया। 1698 में कंपनी को क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये तीनों गांव दिख रहा है आपको, सतनती, कालीकत्ता और गोविंदपुर। ये तीनों गांव का जमींदारी राइट्स मिल जाता। अब इसको समझो, जमींदारी राइट्स का मतलब ये हो गया कि ये तीनों एरिया का जमींदार हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ये हो गया जमींदार। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल को 1195 रुपये एनुअली, है ना, एनुअली, ठीक है, एनुअली। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तीनों गांव का जमींदारी राइट्स मिल गया। मतलब इन तीनों गांव का जमींदार कौन बन गया। अब ये कब की बात कर रहा हूं मैं, 1698 में तीनों गांव का जमींदारी राइट्स मिल गया। अब ये जो है मुगल को इतना रुपया सालाना देगा। अब बदले में मान लो इन लोगों को यदि यहाँ पे 1300 रुपीज़ हो जाता है तो रेस्ट इनका प्रॉफिट हुआ। जितना पैसा ये कमाए उससे मुगल को कोई मतलब नहीं है। मुगल को चाहिए 1195 रुपये एनुअली एज ए जमींदारी राइट्स। जमींदारी राइट्स में क्या भाई, यहाँ पे जो लैंड रेवेन्यू आएगा ना उसको कलेक्ट करना। मतलब यहाँ पे जो खेती होगा यहाँ के किसान से सबसे कलेक्ट करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी और वो मुगल को ऊपर देगा। ये आई होप समझ में आया होगा। औरंगजेब का जो ग्रैंडसन था वो प्रिंस, वो जाके वसूली करता था, ठीक है, उनसे जमींदारी राइट्स मिल गया। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारी राइट्स मिल गया तीनों गांव का। कितना रुपये, 1195 रुपये, क्योंकि उसका जो ग्रैंडसन था वो सूबेदार था बंगाल का, पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी का, पूरा बंगाल जो एरिया था उसका। खैर, जब जमींदारी राइट्स मिल गया मुगल से ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे काम करने लगा, एज ए जमींदार। अभी जस्ट मैंने आपको बताया ईस्ट इंडिया कंपनी काम करने लगा एज ए जमींदार। तो जमींदार का मतलब क्या हो गया, ये लोग मुगल के जमींदार हो गए। और जमींदार का काम क्या होता है,
लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। इस वाले एरिया में पूरा लॉ एंड ऑर्डर और इस एरिया का पूरा लैंड रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा? अब ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये मुगल को जाके ये लोग देंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आ रहा है आपको? 1698 में किस तरह से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। यहाँ का अब जमींदार बन चुका है ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1619 में एक साल बाद कलकत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है? प्रेसिडेंसी। देखो, जब प्रेसिडेंसी डिक्लेयर कर दिया गया कलकत्ता को, तो अब यहाँ पे प्रेसिडेंट होगा, मीन्स गवर्नर होगा, और गवर्नर का एक काउंसिल होता है ना। एक बंदा कोई गवर्नर होगा, काउंसिल में कुछ लोग होंगे। क्योंकि अब कलकत्ता प्रेसिडेंसी हो गया है, बहुत ज़्यादा ट्रेड ये लोग करने लगे, ठीक है। तो फिर कलकत्ता प्रेसिडेंसी टाउन हुआ और गवर्नर अपॉइंट हो गया। फिर 1702 में फोर्ट बन के कंप्लीट हो गया। अब पूरा कलकत्ता प्रेसिडेंसी इसी फोर्ट विलियम से एडमिनिस्टर्ड होगा। पूरा कलकत्ता प्रेसिडेंसी यहीं से चलेगा, जैसे भारत पीएमओ से चलता है ना, एग्जैक्टली उसी तरह से। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आ रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से चलेगा कलकत्ता प्रेसिडेंसी का? भाई फोर्ट विलियम से चलेगा। और अभी के लिए ये लोग क्या है, कलकत्ता पूरा ये जो गांव देख रहे हो, तीनों गांव का ये लोग जमींदार है। जनता से टैक्स वसूली करेगा और किसको? मुगल को देता होगा। चलो अब देखते हैं जुडिशियल कोर्ट। तो वहाँ पे कोर्ट का क्या सिस्टम है? यदि कोई मान लो क्राइम करेगा तो क्या सीन रहेगा? तो वहाँ पे गांव में काजी का कोर्ट होता था। काजी मीन्स एक पर्सन होता था, है ना। मुस्लिम लॉ वहाँ उस टाइम पे चलता था, तो काजी कोर्ट का हेड को बोलते थे हम लोग काजी। और काजी कोर्ट सिविल और क्रिमिनल मैटर्स दोनों देखता था। और काजी लोग जो होते थे ना, जो उस कोर्ट के जज होते थे, उनको सैलरी नहीं मिलता था। और सैलरी नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? जो क्रिमिनल्स को वो लोग फाइन करते थे, उसी से वो पैसा कमाते थे, सिंपल। और जस्टिस, अब मान लो काजी को पैसा ही नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? क्रिमिनल से पैसा कमाएगा। तो जस्टिस मिलेगा किसी को? जस्टिस तो खरीदा जाएगा, जिसके पास पैसा है दे दो। तो जस्टिस खरीदा जाता था और करप्शन तो भरा हुआ था। और मुगल किंग को इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं था, उनको भैया पैसा चाहिए, मतलब नहीं था। तभी तो ब्रिटिश पूरा रूल पे कब्जा कर लिया। खैर, तो मुगल किंग कभी इन सब चीज़ों पे अटेंशन भी नहीं दिए, जिसकी वजह से कभी ऑर्गेनाइज नहीं था जुडिशियल सिस्टम। और देखो, ये तीनों गांव का जमींदार कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। तीनों गांव का जमींदार कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जमींदार का कोर्ट होता था, उसको बोलते थे कचहरी, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। अच्छा, जमींदार कोर्ट होता था जिसका जज को हम लोग कलेक्टर बोलते थे, अभी आगे देखेंगे। और जमींदार कोर्ट को अपन बोलते थे कचहरी, और ये सिविल केसेस डिसाइड करता था। और यहाँ से जो अपील होता था वो जाता था नवाब कोर्ट, और नवाब कहाँ बैठता था? मुर्शिदाबाद में। और ये लोग, जो जमींदार कोर्ट होता था, ये कैपिटल पनिशमेंट दे सकता था, लेकिन उसको पहले कन्फर्मेशन लेना पड़ता था। फांसी की सज़ा ये लोग दे सकते थे, लेकिन उसको पहले कन्फर्मेशन लेना पड़ता था नवाब कोर्ट से। अब एक ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंट किया किसको भाई? इंग्लिश। जो देखो, आपने देखा ना, अब क्या हो चुका है, गवर्नर और काउंसिल। क्यों? क्योंकि कलकत्ता बन चुका है प्रेसिडेंसी, तो प्रेसिडेंसी का हेड हो गया गवर्नर और उसके काउंसिल। तो गवर्नर एक बंदा होता था, और इसके काउंसिल में तो काफ़ी सारे मेंबर, 3 और 4 मेंबर होते थे। इसी में से एक मेंबर को बना दिया गया कलेक्टर। तो गवर्नर काउंसिल के एक मेंबर को बना दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंट कर दिया कलेक्टर। अब देखो, इस कलेक्टर का क्या काम होगा? जैसे ये एक बंदा है, ये मान लो कलेक्टर है। कलेक्टर का क्या काम होगा? रेवेन्यू कलेक्ट करना, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस को डिसाइड करना, साथ साथ रेवेन्यू केसेस को भी डिसाइड करना। तो अब अपन देखते हैं, जुडिशियल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो देखते हैं कलेक्टर किस तरह से। तो 3 कोर्ट अभी तक हम लोग देख रहे हैं, एक काजी और जमींदार, और एक कलेक्टर। कलेक्टर को बहुत सारा पावर था। तो एक तो देखो, ये क्रिमिनल मैटर देख सकता है, एक ये देखो सिविल केसेस देख सकता है, और तीसरा ये लैंड रेवेन्यू डिस्प्यूट भी देख सकता है, जिसको अपन बोलते थे रेवेन्यू केसेस, है ना।
तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्रिमिनल जस्टिस कलेक्टर कैसे देता था क्रिमिनल कोर्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले ये छोटा मोटा जो पेटी क्राइम्स होता था उसको देखता था, और देखो जो सीरियस नेचर का केस होता था ना, ये तो आपको मैंने बता दिया, और जो सीरियस नेचर का केस होता था या बोल लो क्राइम, वो उसको कौन देखेगा भाई? गवर्नर एंड काउंसिल, ठीक है। और ये भी समझ में आ गया होगा आपको यहाँ से, तो यहाँ से अपील कहाँ पे जाएगा? गवर्नर एंड काउंसिल के पास। खैर, तो क्रिमिनल जस्टिस कैसे देता था कलेक्टर? छोटा मोटा जो पेटी क्राइम्स है उसको ट्राई करता था, और ये कोर्ट ज्यूरी का यूज़ नहीं करती थी, और ये कोर्ट पनिशमेंट देती थी। क्या क्या? वाइपिंग, इम्प्रिजमेंट, फाइन, वर्क ऑन द रोड। वाइपिंग का मतलब होता है कोड़ा मारना, कोड़ा लगाना, ठीक है। ये देखो, ये कलेक्टर का कोर्ट होता था, और ये डेथ सेंटेंस भी दे सकते थे। वर्क ऑन रोड मतलब वर्क आपको दे दिया जाता था कि रोड पे ये काम करो, वो काम करो, तो डेथ सेंटेंस भी ये दे सकते थे। और जो डेथ सेंटेंस ये देते थे, डेथ सेंटेंस कुड बी ऑल्सो अवॉर्डेड नॉट बाय हैंगिंग बट वाइपिंग और लैशिंग। कैसे भाई? वाइपिंग और लैशिंग मतलब कोड़ा मार मार के मार देना, इस तरह से डेथ सेंटेंस मिलता था। खैर, और हिंदू के केस में हिंदू कस्टम यूज़ करते थे, और मुस्लिम्स के केस में मुस्लिम कस्टम यूज़ करते थे, और इंग्लिश के केस में इंग्लिश लॉ यूज़ करते थे। तो बेसिकली जुडिशियल प्रोसेस में कौन कौन सा लॉ यूज़ होता था यहाँ पे? हिंदू के लिए हिंदू लॉज, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लॉज, और इंग्लिश लोगों के लिए इंग्लिश लॉ। और डेथ सेंटेंस यदि इनको देना होता था तो उस केस में इनको भी कन्फर्मेशन लेना पड़ता था, किससे? गवर्नर और उसके काउंसिल से। अपील यहाँ से कहाँ पे जाएगा? कलेक्टर कोर्ट से अपील जाएगा गवर्नर एंड काउंसिल के कोर्ट। ये तो अभी थोड़ा पहले ही समझ में आ गया होगा, यदि सीरियस क्राइम गवर्नर काउंसिल लिखेगा तो ऑब्वियसली यहाँ से अपील भी वहीं जाएगा। और कलेक्टर से ऊपर होते थे गवर्नर, गवर्नर तो हेड होते थे, तो ऑब्वियसली गवर्नर के कोर्ट में ही जाएगा। ये देखो, ये कोर्ट ऑफ गवर्नर ट्राइड सीरियस ऑफेंसेस। उसके बाद कलेक्टर जो है ये सिविल केसेस भी डिसाइड करते थे। अब देखो, जो एक और कोर्ट होता था पंचायत, यहाँ पे पंचायत क्या करता था? 20 रुपए तक का जो सिविल मामला होता था उसको देखता था। तो 20 रुपए तक का मामला तो चलो पंचायत देख लेगा, उसके ऊपर का जो मामला है उसको कौन देखता था? केस अप टू 100 रुपीज देखता था कलेक्टर। और 100 रुपीज से ऊपर वाला मामला कहाँ चला जाता था? गवर्नर और काउंसिल के कोर्ट में। और कलेक्टर रेवेन्यू केसेस भी देखता है। रेवेन्यू केसेस क्या होता है? लैंड से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होता है उसको अपन बोलते हैं रेवेन्यू केसेस। तो इन केस यदि जमींदारी वाले में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, लैंड कलेक्शन, लैंड टैक्स कलेक्शन में यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उस केसेस में भी, ठीक है, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन में यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें भी। अच्छा देखो, कलेक्टर इन द कैपेसिटी ऑफ जमींदार, ये रिस्पॉन्सिबल होते थे किस चीज़ के लिए? कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। किससे? नेटिव्स ऑफ 3 विलेजेस। और यहां से अपील कहां पे जाएगा? गवर्नर और काउंसिल के पास। बाद में तो आप ये देखोगे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे जमींदार बन के बैठी थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है तो ये लोग क्या करती है, यहाँ पे हर एक जगह पे खुद का एक और जमींदार बिठा देती है, उसका भी खुद का कोर्ट होता है। स्टार्टिंग में तो ये लोग खुद से ही सारा कुछ देते क्योंकि छोटा था। खैर, अब हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। अभी तक हम लोग क्या क्या देख लिए इस पूरे लेक्चर में? हम लोग सबसे पहले सेटलमेंट की कहानी को ख़त्म किए, कैसे 1690 में यहाँ पे सेटलमेंट स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर 1696 में किस तरह से यहाँ फोर्ट विलियम बनना स्टार्ट हुआ, कैसे ज़मींदारी राइट्स मिला, फिर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे स्टार्ट हुआ वो देखे, फिर लॉ एंड जस्टिस में यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखे। आप अभी जस्ट नीचे में आप लोगों ने यहाँ पे ये वाले पार्ट में आप लोगों ने सारा कोर्ट सिस्टम यहाँ पे देख लिया। तो फिर से मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ कौन कौन सा कोर्ट हम लोग यहाँ पे देखे। सबसे पहले हम लोग देखे थे काजी कोर्ट, उसके बाद जमींदार का कोर्ट, उसके बाद हम लोग देखे थे कलेक्टर का कोर्ट, उसके बाद हम लोग देखे थे
गवर्नर एंड काउंसिल का कोर्ट, ये कोर्ट का सिस्टम था। और छोटा मोटा मामला के लिए एक पंचायत भी होता था, जहाँ पे अप टू 20 रुपये तक का मामला जाता था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलो अब हम लोग थोड़ा सा कंक्लूजन देख लेते हैं। तो आप यदि देखे होंगे ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का सिस्टम था, जस्टिस देने का जो सिस्टम था, इसमें आपने देखा एग्जीक्यूटिव ओरिएंटेड था। ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह से देता था, जैसे एक बंदा है मान लो कलेक्टर है, इसका मेन काम है एडमिनिस्ट्रेशन वाला, और जैसे एक बंदा है गवर्नर एंड काउंसिल, इन लोगों का मेन काम क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन इसी को एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम है और जस्टिस का भी काम है, मतलब जजेस का भी काम ये कर रहे हैं। तो एक ही बंदा में यहाँ एग्जीक्यूटिव का भी काम है और जुडिशरी का भी काम है। एक ही बंदा दोनों काम कर रहा है, जुडिशरी भी एग्जीक्यूटिव भी। तो यहाँ पे कोई सेपरेशन ऑफ पावर भी नहीं है, सेम काम कलेक्टर के साथ भी हो रहा है। 1726 तक पूरे आपको यही देखने को मिला कि कोई सेपरेशन नहीं है बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और हमेशा एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा पावर होता है। जैसे वो देखना, कभी जज को रिमूव कर देता है, कभी हटा देता है, आपने बॉम्बे वाला वीडियोस में भी देखा होगा। और जुडिशरी हमेशा एग्जीक्यूटिव के सबऑर्डिनेट ही रहती है। बिफोर 1726 की मैं बात कर रहा हूँ। ये चीज़ आपको सूरत में भी दिखा, मद्रास में भी, कलकत्ता में भी और बॉम्बे में भी। और आपने देखा कि जो जजेस होते थे उनके पास बहुत ज़्यादा लॉ का नॉलेज भी नहीं होता था। लेकिन थोड़ा सा आपने देखा बॉम्बे वाले केस में एक जॉर्ज विलकॉक्स आए थे इंग्लैंड से, जिनके पास थोड़ा सा लॉ का नॉलेज था। तो वो चीज़ आपको जज एडवोकेट वो जाके बने थे, आपको भी दिखा होगा। एक सेंट जॉन थे जिनके पास थोड़ा लॉ का नॉलेज था। मद्रास और बॉम्बे में आपको देखने को ये चीज़ थोड़ा सा मिला था। 1726 के बाद थोड़ा सा और इसमें इम्प्रूवमेंट होता है। तो अब 1726 वाले वीडियोज़ में हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे। आई होप ये क्लैरिटी मिला होगा आपको, कैसे कलकत्ता में एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, कैसे लॉ एंड जस्टिस हुआ और कैसे सेटलमेंट हुआ यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस लेक्चर का आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।